डॉक्टर मनोज हमारे साथ हैं। सर, न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन अक्सर अब तो शहरों के लोगों को इस बारे में जानकारी लगने लगी है कि न्यूरो से संबंधी कोई परेशानियां हैं तो अलग अलग कैटेगरीज है डॉक्टर्स की भी। लेकिन एक बार मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि न्यूरो फिजिशियन से न्यूरो सर्जन की भूमिका कैसे अलग है, क्या आपका काम डिफरेंट है न्यूरो फिजिशियन के साथ में अगर कंपेयर किया जाए तो? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है। कई बार आज के टाइम में बहुत सारे लोग घबराते हैं न्यूरो सर्जन के पास जाने से पहले। कई बार सोचते हैं न्यूरो सर्जन एक बहुत ही सबसे फाइनल स्टेज पे होता है कि अगर न्यूरो सर्जन के पास हम जा रहे हैं दैट मीन्स कि बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बट मैं आपको ये क्लियर बातों में बताना चाहता हूँ कि न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन में यही डिफरेंस है कि न्यूरो फिजिशियन जहाँ से काम उनका बंद होता है वहीं से न्यूरो सर्जन का काम शुरू होता है। बेसिकली जैसे कि हर चीज़ के लिए दवाइयाँ नहीं बनी हुई है, किसी चीज़ के लिए सर्जिकल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, वही चीज़ें मस्तिष्क और स्पाइन से रिलेटेड भी होती हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आप देखते हैं कि कई बार जैसे स्पेसिफिकली आपने लकवे की बात करी, लकवे के भी 2-3 कारण हो सकते हैं। उसमें से भी कई लकवा ऐसा भी होता है जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से भी लकवे आते हैं। तो कई बार इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है जो ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो जब तक कई बार उन प्रेशर क्रिएट को, हर प्रेशर क्रिएशन को अपन दवाई गोली से ठीक नहीं कर सकते। उन प्रेशर क्रिएशन को अपन को पर्टिकुलर वहाँ से मास इफेक्ट को आपको हटाना पड़ेगा, उस दबाव को आपको हटाना पड़ेगा जो कि केवल सर्जिकली पॉसिबल है। हर ब्रेन के क्लॉट को आप दवाई गोलियों से गला नहीं सकते। कई ब्रेन क्लॉट्स को आपको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। और न्यूरो सर्जरी के बाद जहाँ तक करते हैं, जो लोगों में डर है वो इसी बात का कि न्यूरो सर्जन का मतलब होता है पूरे सिर को खोल देना। जबकि आज के टाइम में इतने ज़्यादा चीज़ें, इतनी चिकित्सा विज्ञान इतना ज़्यादा इसमें डेवलप हो चुका है कि बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें, एंडोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स आ चुके हैं, जिससे कि सर्जरी जो शब्द बहुत ज़्यादा डरावना लगता है वो इतना आसान हो चुका है। तो वहीं से न्यूरो सर्जन इस चीज़ में आता है। न्यूरो सर्जन की भूमिका उतनी ही इम्पोर्टेंट है एक फील्ड में, जिससे कि अगर टाइम रहते आप पहुंचते हैं तो उसके आपकी बीमारी को वो हटा सकते हैं और आपको एक नई ज़िंदगी प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि समय रहते पहुंचना बहुत हद तक बीमारियों को ठीक कर देता है। लेकिन मनोज सर, आप मुझे बताइए, क्योंकि जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो अमूमन दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर्जरी यानी कि किसी ना किसी तरह की चोट, तो क्या हर ब्रेन की चोट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है? ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि कई बार हम बोलते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या फिर कई बार हम ऊंचाई से गिर जाते हैं जब हमारे वो हेड इंजरीज होती हैं। कई लोग जो आपके रिलेटिव्स होते हैं वो घर में बोलते हैं कि हमारा बच्चा गिर गया और उसके ब्रेन में क्लॉट बता दिया डॉक्टर साहब ने। तो कई बार लोग के दिमाग में बैठा हुआ है जब भी क्लॉट होता है तो क्या हर क्लॉट की सर्जरी की रिकमेंडेशन होती है, नहीं होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर क्लॉट के लिए ऑपरेशन का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ब्रेन एक ऐसा सेंसिटिव ऑर्गन है। भगवान ने ब्रेन को कई हिस्सों में बांटा हुआ है, जो कई ऑर्गन्स, कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ कर भगवान ने स्पेस दे रखा है। तो अगर उस जगह ब्लीडिंग होती है तो कई बार ऐसी कंडीशंस में हम उनका वेट एंड वॉच पॉलिसीज से, कई बार ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी स्वेलिंग को कम करने के लिए वो दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। आईसीयू में हम उनका मॉनिटरिंग कर सकते हैं और विदाउट हम उनको कोई सर्जरी करे, ऑब्जर्वेशन पीरियड में रख के अपनी प्रॉपर जीसीएस मॉनिटरिंग करके उस पेशेंट्स को बिना सर्जरी के भी हम निकाल सकते हैं। तो हर हेड इंजरी में, हर ब्रेन इंजरी में सर्जरी हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे इससे जुड़े हुए फैक्टर्स हैं, उस पर भी आप पे बात करेंगे। और ब्रेन ट्यूमर, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन लोगों को ये परेशानी आजकल होती है। ब्रेन ट्यूमर की समस्या क्या है और ब्रेन सर्जरी के माध्यम से क्या पूरे सर को खोलकर उसका ट्रीटमेंट होता है या किस तरह से उसे रिमूव किया जाता है जो ट्यूमर होता है उसे? बहुत ही जो ये ब्रेन ट्यूमर की आपने बात करी, जो कि एक बहुत ही डरावना शब्द लगता है जब भी किसी को ब्रेन ट्यूमर की बात होती है। तो ब्रेन ट्यूमर के हम सिम्टम्स की बात करें तो ब्रेन एक ऐसा इट्स लाइक अ स्ट्रॉबेरी। ब्रेन अपना स्ट्रॉबेरी की तरह होता है, बहुत ही ज़्यादा जेली लाइक ऑर्गन होता है। तो इसके अंदर अगर आप कोई भी चीज़ की बात करें, कोई भी एक भारी चीज़ अगर हम बात करें ट्यूमर की, तो एक भारी दुश्मन है। अगर मान लो कोई भी ट्यूमर आ गया तो उसे कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, लगातार सिर में दर्द बना रहना, स्पेसिफिकली मॉर्निंग टाइम जब इंसान सुबह उठता है तो उसको बहुत ही सीवियर हेडेक होता है, लगातार वॉमिटिंग की उसकी इच्छा करना, कई बार वॉमिटिंग हो भी जाती है या फिर नॉजिएटिंग फील होना, एक तरफ की वीकनेस आ जाना, ये ब्रेन ट्यूमर के बड़े सिम्टम्स खास होते हैं। और कुछ ब्रेन ट्यूमर ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होती जाती है, उसको हम पिट्यूटरी ट्यूमर्स भी बोलते हैं। अब रही बात सर्जरी की, तो आजकल के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है अभी, कि मेडिकल साइंस इतना आगे पहुंच चुका है कि अब ब्रेन सर्जरीज भी इंसिजन लेस होने लगी हैं। फॉर एग्जांपल, नाक के माध्यम से एंडोस्कोप डाल के आप ब्रेन ट्यूमर निकाल सकते हैं, जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ब्रेन सर्जरी हुई है, और विदिन 3 डेज़ में आप डिस्चार्ज होकर घर जा सकते हैं। इसके अलावा हम आईब्रो के रास्ते से आजकल ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं और वहीं से डायरेक्टली आपको इंसिजन को सूचर कर लेते हैं, ताकि पता भी नहीं चलेगा कि आपकी ब्रेन की सर्जरी हुई है। तो छोटे से इंसिजन से विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप्स, हम बहुत ही आसान तरीके से ब्रेन सर्जरी को बहुत ईजी तरीके से हम कर रहे हैं
और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के साथ कर रहे हैं। डॉक्टर मनोज, मुझे ये बताइए कि आपने ब्रेन सर्जरी की तो बात की, लेकिन स्पाइन सर्जरी यानी कि रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, इसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं आप इससे जुड़े हुए मिथ। और एक टर्म ये भी है कि जब हम सुनते हैं कि ब्रेन की सर्जरी इससे पहले या फिर ब्रेन में परेशानी होने के बाद लोगों के सर में पानी भर जाना, इससे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, किस तरह से ट्रीट किया जाता है दोनों सर्जरीज को, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कीजिए। मैं इन दोनों को अलग अलग तरीके से बताएंगे। पहला जो आपका टर्म है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी को लेके लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्ट्स बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं, जो आई थिंक कि काफ़ी इसको 20-30 साल पुराने लोगों के दिमाग में कंसेप्ट बैठे हुए हैं कि जब भी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशंस की बात आती है तो लोगों के रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बहुत ही कॉमन कंसेप्ट, बहुत ही मिसकंसेप्ट जो है लोगों के। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हर जगह सिर्फ दवाइयों से, जैसे मैंने आपको बताया, हर जगह दवाइयाँ काम नहीं कर पाती हैं। कई बार इंसान इतना क्रिपल्ड हो जाता है कि वो सिर्फ डर के मारे ऑपरेशन नहीं कराते और घर पे अपने बेड पे लंबे समय तक लेटे रहते हैं। उनको पेशाब लेटरिन की समस्या भी उत्पन्न हो चुकी होती है, पर भी ये सोचते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। जबकि मैं आपको बता सकता हूँ कि न्यूरो सर्जरी, जो कि न्यूरो प्लस स्पाइन आता है, उसके अंदर इतनी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं कि स्पाइन सर्जरी के बाद कराने के विदिन 1 से 2 दिन के बाद आप अपने पैरों पे चल के घर जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे पैरों पे से किसी ने पत्थर हटा दिए हों। जब इतने लंबे समय से सोचते हैं कि इसका ऑपरेशन मैंने आज से पहले क्यों नहीं कराया। जो लोग बागों को क्या होता है, ये एक टेस्टिमनी जैसी है, जब तक आपने कराया नहीं तब तक आपके मन में मिसकंसेप्ट बैठे हुए हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो गाँवों तक फैली हुई है, एक किसी भी व्यक्ति के साथ। क्योंकि देखो, मेडिकल डॉक्टर्स कभी भगवान नहीं होते हैं, वो एक तरीके से आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले से ख़राब कंडीशन में आए हैं और आपने इतनी चीज़ों को डिले कर चुके और आप सडनली सोचे कि मिरेकल हो जाएगा। मिरेकल तभी होता है जब आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और मुझे इस प्रॉब्लम का, ये समस्या का सॉल्यूशन है। हर चीज़ दवाई से ठीक नहीं हो सकती है, कुछ चीज़ों के लिए आपको सर्जिकल रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस अभी धीरे धीरे पहुंच रही है। लोग स्पाइन सर्जरी के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। पहले जो रेशो बहुत कम था, पहले ओनली 5 to 6% आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन सर्जरी। राइट नाउ दिस रेशो इज रीच अप टू द 33 to 35%। अभी लोग काफ़ी जागरूक होकर स्पाइन सर्जरी ले रहे हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव, राइट नाउ स्पाइन सर्जरी इज एज सक्सेसफुल एज लस्ट लाइक अ कोलेसिस्टेक्टमी। जो अपनी पित्त की थैली को हटाने वाली सर्जरी होती है, स्पाइन सर्जरी ऐसे हो चुकी हैं। सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा, ब्रेन में पानी भरना, जिसको मेडिकल टर्म में हम हाइड्रोसेफलस के नाम से जाने जाते हैं। जो पानी की थैली जिसको बोलते हैं, वेंट्रिकल्स एनलार्जमेंट हो जाता है। स्पेसिफिकली ये कंडीशन दोनों में हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है पैदा होने के दौरान, या फिर एडल्ट फेज में भी हो सकती है। काफ़ी 14 से 15 इसके मल्टीपल कॉज होते हैं। कई बार ट्यूबरक्लोसिस की वजह से पानी भर सकता है, कई बार ट्यूमर की वजह से ब्रेन का पानी बढ़ जाता है, कई बार इन्फेक्शन की वजह से पानी बढ़ सकता है, या कई बार जन्मजात विकार जिसको हम एक्विडक्टल स्टेनोसिस बोलते हैं, उसकी वजह से पानी बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशंस में जब मरीज़ आते हैं तो डॉक्टर्स ये मेडिकल टर्म बताते हैं, अटेंडेंट नहीं समझ पाते। लेकिन मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ। ब्रेन के अगर पानी की थैलियों का साइज़ बढ़ जाता है तो उसको भी हम एंडोस्कोप के थ्रू, विदाउट कोई डिवाइस डाले, सिर्फ एंडोस्कोप से जाके छोटा सा एक छेद बना के उसको खोल सकते हैं और मरीज़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपने फंक्शन कर सकते हैं। तो हाइड्रोसेफलस का ट्रीटमेंट जो मैं आपको बताया, उसको मेडिकल टर्म में ईटीवी नाम से जाना जाता है, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। और अगर कई लोग जो अफोर्डेबल नहीं होते हैं या कई लोगों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो उसके लिए फिर एक शंटिंग प्रणाली भी आती है, उसको हम वेंट्रिकोपेरिटोनियल शंट बोलते हैं, जिसमें ब्रेन के रास्ते में हम एक नली डालते हैं और उसको पेट से कनेक्ट कर देते हैं। तो वो पानी को ड्रेन करता है, ब्रेन का जो एक्सेसिव प्रेशर होता है वो पानी पेट में जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी एक इसका ट्रीटमेंट का तरीका है। डॉक्टर मनोज, आप शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों लगातार आप हॉस्पिटल के साथ जुड़कर सेवाएं दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों की परेशानियों का समाधान करते हैं। हॉस्पिटल में कौन सी ऐसी नई फैसिलिटीज़ है, अगर न्यूरो की बात करें, जिसके ज़रिए जिस तरह के ट्रीटमेंट्स की आप बात कर रहे हैं वो लोगों को मिल पाता है और जेब पर भी बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ता? जैसे आपने बताया कि जैसे शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर हम इसको बात करते हैं न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट की तरह। तो वी हैव अ होल न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट वो देयर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी से आता है, इमरजेंसी में आता है पेशेंट को, इमरजेंसी में डायरेक्टली हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसका सारा वाइटल मॉनिटरिंग करते हैं और वहीं से ही अगर हमें लगता है कि इस पेशेंट को हम एक ही छत के नीचे सारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेडिसिन टू द ओटी। अगर पेशेंट का रिक्वायरमेंट है कि पेट, जैसे सर ने हमें बताया कि लकवा के लिए अगर वो गोल्डन पीरियड में पेशेंट आता है और पेशेंट को मान लीजिए नसों का रुकने का लकवा है, तो उस कंडीशन में तुरंत पेशेंट को थ्रोम्बोएम्बोलाइज किया जाए तो उससे पेशेंट को रिकवरी। और अब कई बार ऐसा भी लगता है कि ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई है, वो इतनी मैसिव ब्लीडिंग हुई है कि इसकी वजह से उस पेशेंट को सर्जरी की तुरंत रिक्वायरमेंट है, उसको हम दवाई गोली से ठीक नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन हम तुरंत पेशेंट को विदाउट टाइम वेस्टिंग, हमारे पास वहीं एमआरआई की फैसिलिटी अवेलेबल है, एमआरआई से तुरंत पेशेंट को ओटी के अंदर शिफ्ट किया जाता है और विद इन आवर्स में हम सर्जरी करके पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट देके
पेशेंट के जितने जल्द हमारी तरफ से जो कोशिश हो पाती है वो हम करते हैं। डॉक्टर मनोज, आप क्या कहेंगे मैसेज के तौर पर? मैं जैसा कि मेरा तो एक ही मैसेज है कि आप किसी भी चीज़ को लेकर डरे नहीं। सिंपल सा आजकल मेडिकल जो, जैसे मैं बार बार एक ही चीज़ का शब्द कर रहा हूँ, मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किसी भी चीज़ का ऐसा नहीं इलाज नहीं है, इलाज भी है और सक्सेसफुल रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले जैसी बात नहीं कि आपको लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा, आपको लंबे समय तक अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा। अभी चीज़ें इतनी चेंज हो चुकी हैं कि पेशेंट हाफ एन आवर्स के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, बढ़िया उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप अपनी बीमारी को पहचानें, उससे संबंधित डॉक्टर से मिलें। न्यूरो प्लस स्पाइन के लिए न्यूरो सर्जन से मिलें आप, ठीक है। और जैसा कि सर ने बताया बहुत सारी चीज़ें, मेरे लिए अवेयर रहना जरूरी है। किसी भी चीज़ के लिए मिथ्स नहीं रहा, आप कंसर्न डॉक्टर से मिलें रादर देन उसको गूगल पे सर्च करके उसका ट्रीटमेंट आप गूगल से ही करें।